सितंबर 1780। कर्नाटक के मैदानों की झुलसा देने वाली हवाओं में बारूद और खौफ की बू महसूस हो रही थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बंगाल में अपनी हाल ही की फतह के नशे में चूर थी, खुद को हिंदुस्तान का मालिक समझने लगी थी। उन्होंने ट्रीटी ऑफ मद्रास के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी, खुद मुख्तार इलाकों से अपनी फौजें गुजारी थीं और मुकामी हुक्मरानों के साथ हकारत से पेश आए थे। लेकिन मैसूर की रियासत में उनका सामना किसी बिखरी हुई भीड़ से नहीं था। उनका सामना एक ऐसे बाप और बेटे से था जो बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट की एक नई तकदीर लिख रहे थे। मैसूर के उम्र रसीदा लेकिन दबे दबे वाले हुक्मरान हैदर अली अपने कमांड टेंट में इस मुजाहमत रेजिस्टेंस के तौर पर बैठे थे। एक ऐसे शख्स जो मुसलमानों और हिंदुओं समेत तमाम हिंदुस्तानियों के लिए अंग्रेज़ों को सिर्फ ताजिर नहीं बल्कि एक वजूदी खतरा, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानते थे। उनके बराबर में उनका बेटा टीपू सुल्तान खड़ा था, 30 साल का, ताकतवर और अपनी तलवार की तरह तेज जहन रखने वाला, जो मैसूरियन फौज का नेज़ा बनने के लिए तैयार था। हैदर अली ने नक्शे की तरफ देखा और वो अल्फाज कहे जो इस जंग की पहचान बनने वाले थे, क्योंकि वो जानते थे कि अंग्रेज़ अपने स्क्वेयर्स और बंदूकों को नाकाबिले शिकस्त, इनविंसिबल समझते थे। और उन्होंने अपने बेटे को ये दिखाने के लिए भेजा कि मैसूर का शेर किसी के आगे झुकता नहीं। अंग्रेज़ों का मंसूबा वाकई गुरूर से भरा था। जनरल हेक्टर मुनरो, जिसने शुमाल में हिंदुस्तानी फ़ौजों को कुचला था, ने कर्नल विलियम बेली को तकरीबन 4000 माहिर सिपाहियों के एक भारी दस्ते के साथ मैसूर को तबाह करने भेजा, इस उम्मीद के साथ कि मैसूर वाले यूनियन जैक देखते ही तीतर बितर हो जाएंगे। लेकिन 10 सितंबर 1780 को पोलीलूर के गांव के करीब टीपू सुल्तान ने एक ऐसा जाल बिछाया जिसकी गूंज तारीख में हमेशा सुनाई देगी। जैसा कि ब्रिटिश ऑफिसर इन्निस मुनरो की खौफनाक मेमोयर्स में दर्ज है, अंग्रेज़ों ने अचानक खुद को घिरा हुआ पाया, क्योंकि टीपू ने सिर्फ अंधाधुंध हमला नहीं किया बल्कि मैदान जंग का इस्तेमाल करते हुए उनके भागने के रास्ते बंद कर दिए और फिर एक ऐसा हथियार निकाला जो अंग्रेज़ों ने पहले कभी नहीं देखा था। एक खौफनाक चीखती हुई आवाज़ ने हवा को भर दिया जब मैसूरियन रॉकेट्स, लोहे के खोल वाले ऐसे प्रोजेक्टाइल्स जिनकी रेंज और धमाके की ताकत ने यूरोपियंस को हिला कर रख दिया, बेली की बारूद की गाड़ियों पर बरसने लगे। ये हथियार इतने जदीद थे कि जैसा कि बाद में 1804 में विलियम कॉन्ग्रीव की ब्रिटिश मिलिट्री एनालिसिस में हवाला दिया गया, ये उन्हीं रॉकेट्स की बुनियाद बने जो अंग्रेज़ बाद में नेपोलियनिक वॉर्स में इस्तेमाल करने वाले थे। एक भारी धमाके ने ब्रिटिश सेंटर को चीर दिया और नाकाबिले शिकस्त ब्रिटिश स्क्वायर टूट गया और उन जालिमों में घबराहट फैल गई जो दूसरों को अपने इशारों पर नचाने के आदी थे और अब खौफ से चीख रहे थे। टीपू सुल्तान ने आखिरी हमले की क़यादत की। उनकी कैवलरी टूटी हुई ब्रिटिश लाइंस में घुसकर एक ऐसा कत्लेआम मचाने लगी जिसने मगरूर कर्नल बेली को सफ़ेद झंडा लहराने पर मजबूर कर दिया और वो अपने सैकड़ों सिपाहियों के साथ कैदी बना लिया गया। ये जिल्लत कुछ ही मील दूर और गहरी हो गई जब मेन ब्रिटिश कमांडर जनरल हेक्टर मुनरो ने अपने दस्ते की तबाही की खबर सुनी और खौफ से सुन पड़ गया। जिल्लत के एक ऐसे लम्हे में जो ऑफिशियल फोर्ट सेंट जॉर्ज रिकॉर्ड्स में दर्ज है, मुनरो ने वो किया जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने अपनी भारी तोपें कांचीपुरम के तालाब में फेंक दी ताकि अपना बोझ हल्का कर सके और शर्मनाक तरीके से वापस मद्रास की तरफ भाग गया। टीपू की कैवलरी ने उसका पीछा किया और अंग्रेज़ों के नाकाबिले शिकस्त होने का भ्रम खाक में मिला दिया। जंग चलती रही और दिसंबर 1782 में अजीम और दाना बाप हैदर अली का इंतकाल हो गया, जिस पर अंग्रेज़ इस गलतफहमी में जश्न मनाने लगे कि मैसूर अपने पुराने बादशाह के बिना बिखर जाएगा। इसके बजाय ये मशाल टीपू सुल्तान के हाथों में आई, जिसने अफसोस मनाने के लिए रुकने के बजाय जंग को और तेज कर दिया और अंग्रेज़ों को हर महज पर रोक दिया। जब अंग्रेज़ों ने मैसूर की मईशत को दबाने के लिए मंगलौर की बंदरगाह पर कब्जा करने की कोशिश की, तो टीपू ने अपनी फौज को बिजली की तेज़ी के साथ चलाया और ब्रिटिश गैरिसन का मुहासरा कर लिया। महीनों तक अंग्रेज़ चूहे खाते और चमड़ा उबालकर गुजारा करते रहे, ऐसी मदद का इंतजार करते रहे जो कभी नहीं आई, जबकि टीपू दरवाजे पर किसी फरियादी की तरह नहीं बल्कि एक फातेहमंद की तरह खड़ा था। 1984 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जनूब में दिवालिया और टूट चुकी थी, जिसने उन्हें मजबूर किया कि वो टीपू के कैंप में अपने सफ़ीर भेजे जो सर झुकाए अमन की भीख मांग रहे थे। इसके नतीजे में ट्रीटी ऑफ मंगलौर तय पाया, एक ऐसी दस्तावेज जिसके बारे में विलियम डैलरिम्पल जैसे हिस्टोरियंस अपनी किताब दी एनाकी में लिखते हैं कि ये कॉलोनियल इंडिया की तारीख में अनोखी थी, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं बल्कि एक हिंदुस्तानी बादशाह ने अपनी शर्तों पर लिखवाई थी। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को मजबूर किया कि वो तमाम कब्जा किए गए इलाके वापस करें और उसे एक खुद मुख्तार, बराबर का हुक्मरान, सोवरेन इक्वल तस्लीम करें। एक ऐसी जिल्लत जिसकी तस्दीक खुद मुआहदे के मतन से होती है, जिसने स्टेटस को एंटीबेलम, जंग से पहले की हालत को बहाल किया। जब अंग्रेज सफ़ीर उसके खेमे से निकले, अपने हाथों में अपनी शिकस्त का सबूत लिए, तो टीपू साबित कर चुका था कि एक हिंदुस्तानी बादशाह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को घुटनों पर ला सकता है और अपने इस मशहूर कॉल को सच कर दिखाया था कि गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है।